दोस्तों हम लेकर आ गए हैं अमेरिकन हॉरर स्टोरी का एपिसोड 9 और 10 और इस बार ऐसे ऐसे राज खुलेंगे जो आपके होश उड़ा देंगे। सच में अब जैसे जैसे ये सीरीज़ एंडिंग की तरफ आ रही है ये और ज़्यादा डार्क होती जा रही है और फर्स्ट एपिसोड जो कि एपिसोड 9 है इसमें तो डार्क ह्यूमर इतना ज़्यादा भरा गया है कि आपको समझ नहीं आएगा कि आप हंसे या फिर रोएं। तो एपिसोड 9 का नाम है स्पूकी लिटिल गर्ल। कहानी की शुरुआत होती है 1947 में। तब इस मर्डर हाउस में डॉक्टर डेविड क्यूरन रहा करते थे जो कि एक डेंटिस्ट थे और अपने घर में ही दांतों को उखाड़ने और बनाने का काम किया करते थे। एक दिन उनसे मिलने के लिए आती है एलिजाबेथ शॉर्ट। एलिजाबेथ शॉर्ट एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस थी। वो डॉक्टर को कहती है कि एक दिन मैं बहुत फेमस हो जाऊंगी और तब आपके कर्जे चुका दूंगी, लेकिन अभी मुझे दांत का ट्रीटमेंट कराना है और इसके लिए मैं आपको कुछ अलग तरीके से पेमेंट करूंगी। और ये अलग तरीके से पेमेंट करने का तरीका था अपने शरीर का सौदा। यानी वो डॉक्टर के साथ सोने को तैयार थी क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे और वो स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट थी। डॉक्टर भी एलिजाबेथ शॉर्ट को एनेस्थीसिया दे देता है और उसका रेप करता है, लेकिन वो भूल जाता है कि इस मदहोशी के आलम में उसने कुछ ज़्यादा ही एनेस्थीसिया दे दिया और इस चक्कर में एलिजाबेथ मर चुकी है। अपने हाथों एक मर्डर होता देखकर डॉक्टर डेविड काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और एलिजाबेथ की बॉडी को घसीटते हुए बेसमेंट में लाता है। वो अभी सोच ही रहा था कि एलिजाबेथ की बॉडी को कैसे ठिकाने लगाएगा, वहाँ पर डॉक्टर चार्ल्स की आत्मा आ जाती है। अब हमारे पुराने व्यूअर्स जानते होंगे कि डॉक्टर चार्ल्स ही इस घर को बनाए थे और उनकी मौत भी इस घर में हुई थी, इसलिए वो आत्मा बन गए थे। डॉक्टर चार्ल्स की आत्मा अभी भी इस घर में भटक रही थी और वो डेविड के पास मदद ऑफर करती हैं। अब घबराया और हड़बड़ाया आदमी तो हर तरह की मदद एक्सेप्ट कर लेगा। हालांकि वो डॉक्टर चार्ल्स से पूछता भी है कि मेरे घर में तुम कर क्या रहे हो, जिस पर डॉक्टर चार्ल्स कहते हैं कि आम खाओ गुठली मत गिनो, मैं यहाँ तुम्हारी मदद को आया हूँ। अब डॉक्टर चार्ल्स को तो वैसे ही पागलपन था ऑपरेशन करने का। वो एलिजाबेथ शॉर्ट की लाश को काट काट के शॉर्ट पीसेस कर देता है ताकि उसे डिस्पोज करने में आसानी हो और अपना फाइनल टच देने के लिए एलिजाबेथ शॉर्ट के मुंह को भी फाड़ देता है और जोकर वाला डायलॉग बोलता है कि व्हाई सो सीरियस, मैं तुम्हारे फेस पे एक स्माइल चिपका रहा हूँ। बेचारी एलिजाबेथ मर जाती है। उसका सपना टूट जाता है कि फेमस एक्ट्रेस बनेगी। सुबह उसकी कटी फटी लाश मुसाफिरों को मिलती है और उसके बाद पुलिस तहकीकात शुरू करती है। पर क्योंकि एलिजाबेथ भी इसी घर में मरी थी तो वो भी अब एक आत्मा बन गई थी। मॉयर बिस्तर बना रही थी और अगेन मॉयर बेन को सिड्यूस करने लगती है अपने मूव्स के साथ में। बट बेन कहता है कि वो अपनी पत्नी से प्यार करता है, इसलिए वो चाहे कितना भी कुछ कर ले वो उसके झांसे में नहीं आने वाला है। घर के पड़ोस में कॉन्स्टेंस पेंटिंग बनाते हुए ड्रिंक कर रही थी, स्मोकिंग कर रही थी, पूरी टल्ली पड़ी हुई थी। कॉन्स्टेंस का जवान बॉयफ्रेंड ट्रेविस आता है जो कि कॉन्स्टेंस को कहता है कि तुम्हें इतना पीना नहीं चाहिए, जिस पर कॉन्स्टेंस कहती है कि मेरी बेटी अभी अभी मरी है, क्या मैं अपना गम भुलाने के लिए पीऊं भी ना। अब ऐसा होता है ना दोस्तों कि हम उदास रहें और हम जिस सिचुएशन में रहें हम दूसरे का सुनना ही नहीं चाहते। कुछ ऐसा ही कॉन्स्टेंस का साथ होता है। कॉन्स्टेंस वैसे भी बहुत ही बदतमीज और खुर्राट औरत थी, इसलिए वो ट्रेविस को बहुत चिल्लाने लगती है कि तू उम्र के लिहाज से बात कर और जितना है उतना ही बात कर। और इसी के साथ में वो ट्रेविस को बोलती है कि जाके मेरे कुत्ते को घुमा के लाओ। अब ट्रेविस काफी इंसल्टेड फील कर रहा था, पर कॉन्स्टेंस से प्यार करता था और प्यार तो उम्र देखता नहीं है। उसकी भी अकल पे पत्थर पड़े थे तो वो कॉन्स्टेंस के कुत्ते को घुमाने चल देता है। लेकिन हेडन की आत्मा गेट के पास खड़े होकर ट्रेविस से मीठी मीठी बातें करती है। अब यहाँ पे हेडन के इरादे क्या थे और वो ट्रेविस से बातें क्यों कर रही थी, ये जानते हुए भी कि ट्रेविस एक इंसान है जबकि हेडन एक आत्मा। ऑन द अदर हैंड ट्रेविस कॉन्स्टेंस का बॉयफ्रेंड है। उन दोनों के बीच में सेक्स भी होता है और वो दोनों फिजिकली इंटीमेट भी होते हैं, लेकिन अभी तक हेडन के इरादे समझ नहीं आए थे कि वो ये सब कर। तो यहाँ पर हेडन के इरादे ये थे कि विवियन के पास जुड़वा बच्चे हैं, एक को वो रखेगी और एक को लॉरा रखेगी। अब ऐसे में एक ही इंसान थी जो कि ये सब करने से उन्हें रोक सकती थी और वो थी कॉन्स्टेंस, क्योंकि कॉन्स्टेंस चाहे कितनी भी खुर्राट औरत क्यों ना हो घर की बुरी आत्माओं का साथ कभी नहीं देगी। ऐसे में कॉन्स्टेंस का वीक पॉइंट था ट्रेविस, क्योंकि वो ट्रेविस से प्यार करती थी। इसीलिए हेडन ट्रेविस को फांस रही थी ताकि फ्यूचर में उसका यूज कर सके। अगले दिन घर में एक डिटेक्टिव आता है और डिटेक्टिव के साथ में हेडन की बहन मार्ला भी थी।
दोनों हेडन की गुमशुदगी के बारे में पूछताछ करने बेन से आए थे, क्योंकि बेन और हेडन का अफेयर था और लास्ट टाइम हेडन बेन से ही मिलने के लिए आई थी। बेन काफी डरे डरे चीजों का जवाब दे रहा था, क्योंकि गलती तो उसने भी की थी। लेकिन सरप्राइजिंगली यहाँ पर हेडन की आत्मा आ जाती है। वो डिटेक्टिव को कहती है कि वो जहाँ भी गई है अपनी मर्जी से गई है और वो बेन के साथ काफी खुश है और वो गुमशुदा तो नहीं है, इसलिए केस को खत्म करो। डिटेक्टिव और मार्ला यहाँ से चले जाते हैं और बेन को अभी भी ये लग रहा था कि हेडन तो जिंदा है, यहाँ वहाँ घूम मटक रही है और उसे ये लगता है कि फ्यूचर में भी हेडन उसको ब्लैकमेल कर सकती है और उसके परिवार को तंग कर सकती है, इसलिए वो हेडन को चमका के धमका के भगा देता है। आज बेन से थेरेपी लेने के लिए आई थी एलिजाबेथ शॉर्ट, वही आत्मा जिसको कहानी के शुरुआत में मरते हुए दिखाया था। एलिजाबेथ कहती है कि वो परेशान है, वो स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट है और बेन को उसकी फीस नहीं दे सकती, इसलिए वो भी बेन को उसी तरीके से सेक्सुअल अपील करने लगती है जैसा उसने डॉक्टर के साथ किया था। बट बेन अब सुधर चुका था। वो एलिजाबेथ को बहुत ही पोलाइटली मना कर देता है और कहता है कि आप कल अपॉइंटमेंट लेके आइएगा और आपको ये सब करने की जरूरत। एलिजाबेथ के जाने के बाद बेन को विवियन की डॉक्टर का कॉल आता है, जो बेन को बहुत ही शॉकिंग बात बताती है। वो कहती है कि विवियन के पेट में 2 जुड़वा बच्चे हैं, बट ये बहुत ही रेयर सिनेरियो है कि दोनों जुड़वा बच्चों के पापा अलग अलग हैं। यानी एक बच्चे के पापा तो तुम हो, बट दूसरे बच्चे के पापा कोई दूसरा मर्द है। अब इससे बेन काफी शॉक्ड था, क्योंकि वो समझ गया था कि कहीं ना कहीं विवियन सच कहती थी। उस घर में सच में कोई काला कपड़ा पहन के घूमता था, जिसको विवियन ने उस दिन शूट किया था। बेचारी विवियन को फालतू इन लोगों ने पागल खाने भेज दिया था। और ये 2 बच्चों वाली बात और विवियन को टॉर्चर करके रेप करने वाली बात मॉयर भी कॉन्स्टेंस को बता देती है, और साथ में वो कॉन्स्टेंस को ये भी बताती है कि वो दूसरा बच्चा और किसी का नहीं, टेट का है। यानी कॉन्स्टेंस के बेटे ने ही विवियन का रेप किया। ये सुनने के बाद कॉन्स्टेंस बेसमेंट में जाती है और टेट से पूछती है कि मुझे ये झूठ बिल्कुल नहीं सुनना है कि तुमने ये सब नहीं किया है। सच सच बताओ, क्या उस रात को उस औरत के साथ तुमने बलात्कार किया था? जिस पर टेट रोने लगा और कॉन्स्टेंस टेट को बहुत मारती है ये कह के कि इतने दिन बाद इस घर में एक ऐसा परिवार आया था जो हमें अपना रहा था, हमसे अच्छे से बात कर रहा था, इवन तुम्हें भी प्यार कर रहा था, और तुमने उस घर की लेडी के साथ ये किया। क्यों किया तुमने ये सब? बट अब कुछ नहीं हो सकता था, जो होना था वो हो चुका था। अगले दिन सुबह सुबह 10 बजे जब बेन अपना क्लिनिक खोलता है तो मॉयर और एलिजाबेथ साथ में चिपका चिपकी करके बेन को सिड्यूस करने लगती हैं। अब इनका सिडक्शन वाला सीन देख के एक पल के लिए तो बेन भी बहानाओं में बह जाता है, लेकिन फिर वो खुद को रोकता है और दोनों ही लड़कियों को भगाता है और कहता है कि ये प्रोफेशनल जगह है, यहाँ पे ये सब हरकतें मत करो। अब मॉयर तो मटकते मटकते चल देती है, पर एलिजाबेथ बेचारी यहाँ पर रोने लगती है और एलिजाबेथ को शांत कराने के लिए हेडन आती है। एलिजाबेथ अपना दर्द बताती है। वो कहती है कि वो हमेशा एक फेमस एक्ट्रेस बनना चाहती थी, बट अब लगता है कि वो कभी फेमस नहीं हो पाएगी। जिस पर हेडन कहती है कि तुम एक आत्मा हो, तुम्हारी मौत इसी घर में हुई थी और तुम्हें काट फाड़ के छोटे छोटे टुकड़े करके फेंका गया था। 2 महीने तक न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज पर तुम ही छाई हुई थी और तुम्हारी मर्डर मिस्ट्री ही लोग सोचते रहते थे, तो तुम तो फेमस हो गई ना। अब एलिजाबेथ ऐसी डार्क बातों को सुन के काफ़ी मोटिवेट हो जाती है कि कम से कम मरने के बाद तो मैं फेमस हो गई और मेरा फेमस होने का सपना पूरा हो गया। इसलिए एलिजाबेथ की आत्मा शांत हो जाती है। सच में ये सीन मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था कि वो मरने के बाद फेमस हो गई, यही सुन के खुश हो गई थी। अपने काम धंधों से फ्री होने के बाद में बेन विवियन से मिलने जाता है। बेन मान चुका था कि अब तक विवियन जो भी कहती थी उस ब्लैक ड्रेस्ड आदमी के बारे में वो सच कहती थी, वो पागल नहीं थी। इसलिए वो विवियन से मिलने के बाद उसे कंफर्म करता है कि जल्दी ही वो उसको घर लेकर जाएगा। घर जाते ही बेन सबसे पहले हेडन से ब्रेकअप करता है, जिस पर हेडन उस पर इमोशनल अत्याचार करना शुरू कर देती है कि मर्द जात तो ऐसे ही होते हैं, बस औरतों और उसके इमोशंस को यूज़ करते हैं अपनी तकलीफ़ों को भुलाने के लिए। जब विवियन उसको परेशान करती थी तब वो उसके पास आया, और जब विवियन को उसकी ज़रूरत है तो वो हेडन को छोड़कर जा रहा है। बेन कुछ भी नहीं करता और चुपचाप ब्रेकअप करके चला जाता है। इधर बाजू वाले घर में फिर से कॉन्स्टेंस और ट्रेविस की फाइट हो रही थी, क्योंकि कॉन्स्टेंस को जब से पता चला था कि विवियन के पेट में टेट का बच्चा है, तो अब कॉन्स्टेंस ने डिसाइड कर लिया था कि टेट वाले बच्चे को तो वही लेकर जाएगी
और ट्रेविस से शादी करने के बाद वो उस बच्चे को अपने बच्चे की तरह पालेगी। लेकिन ट्रेविस इस समय अपने करियर के बारे में सोच रहा था, वो शादी और बच्चे संभालने के बारे में और बाप बनने के बारे में तो सोच ही नहीं रहा था। इसलिए वो मना करने लगता है, जिस पर कॉन्स्टेंस कहती है कि तुम क्या करियर बनाओगे, तुम कभी फेमस नहीं होने वाले, तुम ऐसे ही लाचार लुच्चे लड़के रह जाओगे, कभी फेमस नहीं होगे। जिस पर ट्रेविस काफी गुस्सा होता है और इस बार वो गुस्से में फिर से हेडन के पास जाता है और दोनों फिर से इंटीमेट होते हैं। वो कॉन्स्टेंस को बहुत गाली देता है, बहुत ज़्यादा सुनाता है, ये बोल बोल के कि कितनी मतलबी औरत है। और हेडन को यही तो चाहिए था ना कि ट्रेविस कॉन्स्टेंस से गुस्सा हो जाए और नाराज हो जाए। बस जैसे ट्रेविस के मन में कॉन्स्टेंस के लिए गुस्सा भरा, हेडन उसे चाकू से घोप घोप के मार डालती है। और अब क्योंकि ट्रेविस भी इसी घर में मरा था, बेचारा आत्मा बन जाता है। आत्मा बन के वो अपने शरीर को देखकर दुखी हो रहा था कि हे भगवान, लगता है कॉन्स्टेंस ने सही कहा था, मैं कभी फेमस नहीं होऊंगा। इस पर पीछे से एलिजाबेथ आती है और कहती है, ओ कम ऑन, तुम फेमस हो जाओगे। डॉक्टर चार्ल्स तुमको इतने अच्छे तरीके से काट के फेंकेंगे कि लोग तुम्हें हमेशा याद रखेंगे। और फिर से यहाँ पे एक डार्क ह्यूमर ऐड होता है। डॉक्टर चार्ल्स ट्रेविस के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, जो कि बाद में लोगों को मिल भी जाता है। और फिर से लोगों के बीच सनसनी थी कि एक और बार ऐसे काट कूट के हत्या की गई है। जब से बेन को पता चला था कि उसकी बीवी का रेप हुआ है, वो हर पॉसिबल सर्कमस्टेंस में सोच रहा था कि ये किसने किया है। वो सबसे पहले शक करता है सिक्योरिटी गार्ड ल्यूक पर। वो ल्यूक को कन्फेस भी करता है, उसे कहता है कि एक वही इंसान है जो घर में कभी भी आ जा सकता है, उसी ने विवियन का रेप किया होगा। जिस पर ल्यूक कहता है कि मेरा अपना खुद का परिवार है, जस्ट बिकॉज मैं तुम्हारी वाइफ से अच्छे से बात करता हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैंने उसके साथ कुछ गलत किया होगा। यानी एकमात्र शक बेन जिस पर कर सकता था, वो आदमी भी अपनी कन्नी काट कर निकल गया। अब बेन काफी ज्यादा परेशान था कि वो किस पर शक करे, इसलिए वो घर में हर जगह तलाशी करता है किसी क्लू की तलाश में। और फिर से मॉयर आकर उसे सिड्यूस करने लगती है कि घर में कोई नहीं है, चलो आज कुछ धमाकेदार करें। जिस पर बेन मॉयर को प्यार से कहता है कि देखो, मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ। हाँ, पास्ट में मैंने बहुत सारे गलत काम किए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसे फिर से धोखा दूँ। हाँ, तुम हर समय इस घर में रहती हो, इसलिए मैं हाथ जोड़ के तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी मदद करो ये जानने में कि विवियन के साथ उस रात जो भी हुआ था वो किसने किया था। ये सुन के मॉयर चुपचाप चली जाती है और इस बार जब वो वापस आती है तो अपने असली बूढ़े रूप में आती है, जिसे देखकर बेन भी शॉक्ड हो जाता है कि इतना दिन तक वो जिस मॉयर को देख रहा था फिर वो कौन थी। और मॉयर कहती है कि तुम अब बदल गए हो, अब तुम्हें चीजें सही तरीके से दिखने लगी है। और ये कहकर वो दिन की रात को कॉन्स्टेंस अपनी स्पिरिचुअल गाइड से पूछती है कि अगर एक इंसानी शरीर में एक आत्मा का बच्चा हो तो क्या पैदा होगा। जिस पर स्पिरिचुअल गाइड घुमा फिरा के बहुत सारी बातें कहती है, बट उसका जवाब सीधा सा बात था कि बिल्ली का बच्चा बिल्ली, कुत्ते का बच्चा कुत्ता, तो जाहिर सी बात है कि आत्मा का बच्चा भी एक आत्मा या फिर एक डेविल ही पैदा होगा। जिसे सुन के कॉन्स्टेंस का दिल धड़क जाता है। एपिसोड 10 शुरू होता है यहाँ से। तो एपिसोड 10 की कहानी शुरू होती है 1994 से। पास्ट एपिसोड से हम ये तो जान ही चुके हैं कि लैरी ने अपने परिवार को नहीं मारा था, बल्कि उसकी वाइफ लोरेन ने सुसाइड किया था अपने 2 बच्चों के साथ में। लेकिन लैरी के शरीर में ये जलने के दाग कहाँ से आए, ये हमें इस एपिसोड में पता चलेगा। तो लैरी भी एक हरामी आदमी था। अपनी बीवी के तुरंत मरने के बाद में ही उसने कॉन्स्टेंस से शादी कर ली और कॉन्स्टेंस की बच्ची एडेलिन और उसके बेटे टेड के साथ में लैरी इसी घर में हैप्पीली एवर आफ्टर के सपने देखने लगा था। दोनों साथ साथ रहते थे, लेकिन टेड को एंगर इश्यूज था। इसी के साथ में हम ये भी जानते हैं कि लैरी ने कॉन्स्टेंस के बेटे बो को मारा था, क्योंकि बो मानसिक रूप से विक्षिप्त था। इस चीज को लेकर भी टेड काफी गुस्सा था कि ये आदमी उसके भाई को कैसे मार। इस चक्कर में दोनों के बीच में कभी भी अच्छी बन नहीं पाती थी। और इसी गुस्से में एक दिन टेड एक पेट्रोल की बोतल को लैरी के ऊपर जाकर पूरी आग लगा देता है। और यही रीजन था कि लैरी आधा जला हुआ था और ये किया था टेड ने। प्रेजेंट टाइम में बेन विवियन से मिलने के लिए जाता है और उसे पूरी सच्चाई बताता है कि तुम्हारे पेट में 2 बच्चे हैं, एक तो मेरा बच्चा है पर एक शायद किसी और का है। विवियन, मुझे सच सच बताओ कि उस रात तुम्हें किसने टॉर्चर किया था और किसने तुम्हारा रेप किया था। जिस पर विवियन रोने लगती है, बेबस हो जाती है और कहती है कि मुझे नहीं पता,
उसने काले कपड़े पहने हुए थे, वो कुछ नहीं बोल रहा था। वो कहाँ से आया था, उसे वो कपड़े कहाँ से मिले थे, मैं तो उसकी आवाज़ भी सुन नहीं पाई थी। लेकिन तुम कहाँ थे बताओ उस रात को? बेन के पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए वो सिर्फ इतना ही कह पाता है कि मैं तुम्हें जल्दी ही इस हॉस्पिटल से लेके जाऊंगा। विवियन बेचारी रोती तड़पती रह जाती है कि ये उसके साथ क्या हो गया। इधर ट्रेविस की कटी फटी लाश मिलने के बाद में डिटेक्टिव्स एक्टिव हो गए थे और सबसे पहले वो कॉन्स्टेंस के पास जाते हैं भाई, क्योंकि ट्रेविस तो कॉन्स्टेंस का ही बॉयफ्रेंड था और उन्हें शक था कि कॉन्स्टेंस ने ही कहीं ट्रेविस की हत्या तो नहीं कर दी। कॉन्स्टेंस खुद शॉक थी ये जान के कि ट्रेविस निपट, और सबसे बड़ी बात कि मैंने उसे नहीं मारा है। डिटेक्टिव भी चले जाते हैं, लेकिन बेन के पास मिलने के लिए आया था ऑफिसर पीटर। ऑफिसर पीटर ने नोटिस किया कि बेन की ऑफिस में कुछ अजीब सी मक्खियां हैं, जिसके बारे में बेन ये कहता है कि हाँ, उसे भी नहीं पता ये मक्खियां कहाँ से आ रही है, शायद घर को क्लीनिंग की जरूरत है। खैर ऑफिसर, आप यहाँ क्यों आए हैं? जिस पर ऑफिसर पीटर कहता है कि 15 से 16 दिन हो गए हैं वायलेट स्कूल नहीं आई है, और हमारे लॉ के हिसाब से अगर अब 15 दिन के बाद लगातार वायलेट नहीं आती है तो हम आपको कोर्ट में लेकर जाएंगे। दोस्तों, फॉरेन कंट्रीज में रूल होता है कि आप बच्चों पर अत्याचार नहीं कर सकते हो, इसलिए उस ऑफिसर को ये लग रहा था कि कहीं वायलेट को घर पर रख कर बंद करके उस पर अत्याचार तो नहीं किया जा रहा। जिस पर बेन कंफर्म करता है कि मैं जल्दी ही वायलेट को स्कूल भेजूंगा। बेन वायलेट से मिलता है और फिर से कहता है कि देखो, अब तुम्हारे स्कूल वाले कोर्ट के नोटिस भी भेज रहे हैं, तो तुम्हें अगर न्यू स्कूल चूज करना है तो जल्दी ही न्यू स्कूल चूज कर लो। जिस पर वायलेट भी एग्री करती है। यहाँ पे कॉन्स्टेंस को जब पता चला है कि ट्रेविस मर गया है, वो भी मर्डर हाउस में, तो वो मर्डर हाउस में आती है, जहाँ पे लैरी कहता है कि मैं ही तो हूँ जिसने ट्रेविस के शरीर के कटे फटे हिस्से को बाहर फेंका था, लेकिन मैंने उसे मारा नहीं था, मारा तो किसी आत्मा ने था। अब ये जानकर तुरंत कॉन्स्टेंस तड़पने लगती है ट्रेविस की आत्मा से मिलने के लिए, जिस पर लैरी कहता है कि वो तो आत्मा है, मैं जिंदा हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मेरे साथ रहो ना। जिस पर कॉन्स्टेंस बड़े ही हार्श वर्ड्स में कहती है कि मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया, मैं ट्रेविस से प्यार करती थी इसलिए उससे मिलने जा रही हूँ, मैंने सिर्फ तुम्हारा यूज किया था क्योंकि मेरे पति के मरने के बाद मुझे एक आदमी चाहिए था जो मेरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठा पाए। लैरी का फिर दिल टूट जाता है ये जानकर कि भाई लड़की तो धोखेबाज। यहाँ पे वायलेट के स्कूल को चूज करने के लिए वो रेडी हो रही थी, वो स्कूल को चूज करने के लिए अपने पापा के साथ आज जाने वाली थी, लेकिन जैसे ही वो सीढ़ियों से नीचे उतरती है, टेट उसे रोक लेता है और काफी रोमांटिक तरीके से बातें करते हुए कहता है कि क्यों ना आज रात हम दिन भर साथ रहें, तुम स्कूल चूज करने मत जाओ, किसी और दिन चल देना। वायलेट भी टेट की मीठी मीठी बातों में पिघल जाती है और पापा से अपना प्लान कैंसिल करा देती है। अब बेन आज स्कूल चूज करने तो जा नहीं रहा है, तो क्या करे, तो चलो मक्खियों का ही इलाज कर ले। इसलिए वो फिल नाम के एक आदमी को बुलाता है जो घर की सफाई करेगा। फिल घर की सफाई करने लगता है और देखने लगता है कि मक्खियों के आने का सोर्स कहाँ से है, और वो पाता है कि लकड़ियों के फ्लोर के नीचे से मक्खियाँ आ रही हैं। इधर कॉन्स्टेंस को फिर से पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है। उसका रीज़न ये था कि लास्ट टाइम भी कॉन्स्टेंस का पति मरा था और नौकरानी मॉयर मरी थी, और इस पर कॉन्स्टेंस का बॉयफ्रेंड मरा है। तो जो मर्डर्स थे उनके अराउंड कहीं ना कहीं कॉन्स्टेंस तो लिंक्ड थी, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रेजेंट में भी ट्रेविस की जो मौत हुई है उससे कॉन्स्टेंस का कुछ ताल्लुकात हो। लेकिन मजे की बात ये थी कि पास्ट 2 मर्डर्स जो हुए थे कॉन्स्टेंस के पति और उसकी नौकरानी की, उनकी लाश नहीं मिली थी, लेकिन ये लाश मिली है। अगेन कॉन्स्टेंस पुलिस स्टेशन से वापस आ जाती है और हमें पता चलता है कि मॉयर की लाश को तो मारने के बाद कॉन्स्टेंस ने जमीन में गाड़ दिया था, और अपने पति की लाश को गोली मारने के बाद उसने उसको बारीक बारीक पीस के अपने कुत्ते को खिला दिया था। यही कारण था कि लाश कभी मिल नहीं पाई। इधर फिल जब फ्लोर की खुदाई करता है तो उसे मक्खियों का एक्चुअल सोर्स पता चल जाता है, जो कि आ रही थी एक लाश। अब इससे पहले कि फिल रिएक्ट कर पाता, बेन को कुछ बता पाता कि ये लाश किसकी है, कहाँ से आई है, टेट वहां आ जाता है। टेट फिल का मुंह बंद कर देता है और उसे मार डालता है, और ये राज भी उसके साथ चला गया। लेकिन दोस्तों याद रखना, ये सीन आगे बहुत काम आएगा कि बेन के ऑफिस के फ्लोर में हमें किसी की लाश दिखी थी जहां से खूब सारी मक्खियां पैदा हो रही थी, और ये लाश की रखवाली कोई और नहीं, टेट खुद कर रहा था। यहाँ बेसमेंट में ट्रेविस लैरी की वाइफ और बच्चों के साथ खेल रहा था, खाने खा रहा था। लैरी भी बेसमेंट में आता है, ट्रेविस से हल्की फुल्की बातें करता है और अपनी वाइफ लोरेन को ज्वाइन करता है। वो अपने बच्चे और अपनी वाइफ से माफ़ी मांगता है ये कहते हुए कि उसने एक गलत औरत के चक्कर में अपना अच्छा खासा परिवार को खत्म कर डाला।
लॉरेन भी उसे माफ़ कर देती है क्योंकि लॉरेन एक बहुत ही लॉयल वाइफ थी। मरने के बाद भी वो लैरी से उतना ही प्यार करती थी जितना जिंदा रहने पर करती थी। इधर बेन ने डिसाइड कर लिया था कि वो वायलेट को बोर्डिंग स्कूल में भेजेगा जहां वो रहेगी और साथ में पढ़ाई भी करेगी। टेट ने बाइन का जैसे ही ये डिसीजन सुना कि वो उसे बोर्डिंग स्कूल में भेजने वाली है, तो टेट ये देख नहीं सकता था कि उसकी वाली आइटम उससे इतनी दूर चली जाएगी, तो फिर वो उससे मिलेगा कैसे, क्योंकि वो तो मर्डर हाउस में बंद है। वो तुरंत ब्लैक कलर का सूट पहनता है और बेन पे हमला करने जाता है। बेन भी जब उस ब्लैक सूट वाले आदमी को देखता है तो वो भी उस पर तुरंत हमला करता है और इन दोनों की हाथापाई के बीच में बेन टेट का मास्क खींच लेता है और उसे पता चल जाता है कि उस ब्लैक सूट के पीछे कौन है। ये टेट था और अब बेन समझ जाता है कि विवियन का बलात्कार भी टेट ने ही किया था, बट इससे पहले कि वो कुछ एक्शन ले पाता टेट उसे बेहोश कर देता है। और अब टेट तुरंत जाता है वायलेट के पास में। वो वायलेट से कहता है कि तुम्हारे पापा तुमको बोर्डिंग स्कूल भेजने वाले हैं, मुझसे अलग करने वाले हैं, क्यों ना हम दोनों हमेशा साथ रहे वायलेट, बिकॉज मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये लो स्लीपिंग पिल्स और जल्दी से इनको खा के मर जाओ, मरने के बाद तुम्हारी और मेरी आत्मा हमेशा इस घर में रहेगी। अब टेट की ऐसी बहकी बहकी बातें सुनकर वायलेट अपने पापा को आवाज देते हुए जोर से वो टेट के पागलपन को बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो जितना ज्यादा घर से भागने की कोशिश करती है वो घर के अंदर ही आ जाती थी। वो गेट से भागती थी, किचन में आ जाती थी, फिर बाहर भागती थी, फिर वो घर के अंदर आ जाती थी, जैसे वो एक लूप में फंस गई है। और दोस्तों यहाँ पर पता चलता है हमारा असली सच। टेट वायलेट को ले जाता है बेन के ऑफिस में और उस फटे हुए फ्लोर को दिखाता है। उस फ्लोर के नीचे में जो लाश थी वो और किसी की नहीं, खुद वायलेट की थी। यानी दोस्तों वायलेट कब का मर चुकी थी, पर वो मरी कब? तो हुआ ये था कि जब वायलेट डिप्रेस थी टेट की असलियत जानने के बाद और उसने खूब सारी स्लीपिंग पिल्स खा ली थी, तो भले टेट ने उसे जगाने की कोशिश की थी, उसे शावर के नीचे रखा था, लेकिन उस दिन वायलेट स्लीपिंग पिल की ओवरडोज के कारण मर चुकी थी। यही रीजन था कि मरने के बाद में वो स्कूल जाना बंद कर दी थी और जब भी वो बाहर जाने के लिए या स्कूल एडमिशन लेने के लिए कुछ भी कोशिश करती थी तो टेट उसे रोक देता था, क्योंकि उसे पता था कि वायलेट सिर्फ हैलोवीन में ही इस घर से बाहर निकल सकती है, बाकी टाइम के लिए वो हमेशा इस घर में कैद रह गई है, बिल्कुल टेट की तरह। वायलेट इस बात को सुनने के बाद काफी उदास होती है, लेकिन वो थी एक अजीब सी लड़की, ऑप्टिमिस्टिक थी थोड़ी सी, इसलिए सोचकर खुश हो जाती है कि उसके हाथ में कुछ नहीं है, इसलिए वो हमेशा टेट के साथ रहेगी और फाइनली वो दोनों खुश खुश रहेंगी। यहाँ पे लैरी पुलिस वालों के पास जाकर सरेंडर कर देता है। वो कहता है कि ट्रेविस को उसी ने मारा है और ट्रेविस के लाश के टुकड़े उसी ने किए थे। यहाँ पे लैरी फिर से कॉन्स्टेंस को बचाने की कोशिश कर रहा था ताकि कॉन्स्टेंस को पुलिस की तहकीकात का हिस्सा ना बनना पड़े, पर कॉन्स्टेंस बहुत ही रूथलेस थी। वो जानती थी कि वो लैरी को अच्छे से इस्तेमाल कर सकती है, इसलिए लैरी को बहला फुसला के थैंक यू कहती है और कहती है कि वो हमेशा उससे प्यार करता था। वो जानती बहुत ही चालू औरत है ये कॉन्स्टेंस, मैं कह रही हूँ, इसे अच्छे से पता है कि कौन से पत्ते को कब खेलना है। और यहाँ पे लैरी कॉन्स्टेंस के सारे इल्जाम को अपने सर पर ले लेता है। तो दोस्तों यहाँ पे कहानी खुल चुकी है। बेन को भी पता चल गया है कि टेट ने ही बलात्कार किया है, लेकिन जिस टेट के प्यार में उसकी बेटी वायलेट पगलाई और बहियाई पड़ी है, उसे जब पता चलेगा कि उसके बॉयफ्रेंड ने ही उसकी माँ का रेप किया था तो क्या हाल होगा। और अब क्योंकि विवियन के पेट में जो पल रहा है वह कोई और नहीं डेविल है, इसीलिए उसका साइज जल्दी जल्दी बढ़ रहा था और नर्स उसे देखकर बेहोश हो गई थी। तो जब ये डेविल पैदा होगा तो क्या क्या खतरनाक कारनामे करेगा, क्योंकि बच्चा तो टेट का है और टेट खुद पागल है। देखने में काफी मजा आएगा लास्ट के 2 एपिसोड्स में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले 2 खतरनाक एपिसोड आपको जल्द से जल्द देखने मिल जाएं और अमेरिकन हॉरर शो के ये लास्ट 2 एपिसोड होंगे।